समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है। समांतर प्लेट संधारित्र की वो कितनी होती है, एप्सिलॉन 0a/d। अगर प्लेटों के मध्य माध्यम भर दिया जाता है और पूरा भरा हुआ है तो वो कितना था, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r/a/d ये था। उसके अंदर दूसरा एक केस था कि अगर मान लीजिए आपने एक टी मोटाई की अगर परावर्तन एप्सिलॉन r परावर्तन की अगर प्लेट रख दी जाए तो वो कितनी हो। उसके बाद में क्या था, विभिन्न मोटाई की और विभिन्न परावर्तन की जो अलग अलग प्लेटें हैं वो क्या है उसके बीच में रख दी जाए, जिसका जो धारिता उसकी कितनी होगी, बढ़ेगी घटेगी, वो अपन ने पढ़ रखा है। तो इसी बेस पे एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेट का क्षेत्रफल ये दे रखा है 2 × 10⁻² मीटर स्क्वायर है, प्लेटों के मध्य दूरी 0.01 मीटर है, इन प्लेटों के मध्य 6 mm मोटाई की एबोनाइट है, उसकी कोई मान लो प्लेट रख दी जाए जिसका एप्सिलॉन r 3 दे रखा है, वो रखी जाती है तो संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी जो d है वो दे रखी है आपने, और यहाँ पे एक टी मोटाई जो कि 6 mm की दे रखी है और एप्सिलॉन r की वैल्यू 3 दे रखी है और इसको रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे प्लस q जो भी माइनस q आवेश है और इसका जो क्षेत्रफल है वो e दे रखा है। इस अवस्था में अपने को धारिता ज्ञात करनी है, तो एक फॉर्मूला बताया था, अगर टी मोटाई की प्लेट रख दी जाती है तो कितना होता है धारिता, ये पहले लिख लो, दिया गया क्या क्या है, क्षेत्रफल दे रखा है। और क्षेत्रफल किससे लिखते हैं अपन, a से लिखते हैं। a का मान है 2 × 10⁻² मीटर स्क्वायर। फिर क्या दे रखा है, प्लेटों के मध्य दूरी, तो प्लेटों के मध्य दूरी किससे लिखते हैं, d से। जो d है वो कितनी दे रखी है, 0.01 मीटर के अंदर, सही है ना। उसके बाद में बोला है कि इसके प्लेटों के मध्य 6 mm मोटाई की, तो मतलब इसमें जो मोटाई कितनी दे रखी है, t का मान है वो दे रखा है 6 mm दे रखा है, ठीक है। 6 mm है तो 6 × 10⁻³ मीटर हो गया, ठीक है। अब एप्सिलॉन r की जो वैल्यू दे रखी है वो 3 दे रखी है, अपने को पूछिए धारिता का मान पूछा है तो क्या होगा, क्योंकि धारिता c बराबर होता है एप्सिलॉन 0a/d - t + t/एप्सिलॉन r। ये पढ़ा था अपने, टी मोटाई अगर प्लेट रख दी जाती है तो यहाँ पे जैसे लिखेंगे c बराबर एप्सिलॉन 0a की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 8.85 × 10⁻12, और a का जो मान होता है वो कितना दे रखा आपको, 2 × 10⁻², 2 × 10⁻² बटा यहाँ पे d - t का मान है 0.01 मीटर, ठीक है, माइनस t का मान 6 × 10⁻³ प्लस 6 × 10⁻³ बटा 3। तो जैसे ही अपन सोल्व करेंगे या रखेंगे तो ये तो हो जाएगा 8.85 × 2 × 10⁻14 बटा ये 0.1 है ना, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -3, ये कटेगा तो 2 बार जाएगा, ठीक है, 2 × 10⁻3। यहाँ पे बचा 0.01 माइनस 6 में से 2 × 10⁻3, ये प्लस का ये माइनस का, तो 4 बचेगा। अब रही बात यहाँ -3 है, यहाँ पे 0.01 है, तो ऐसे घटेगा नहीं, या तो पावर 1 जैसे लेके आओ, पावर 1 जैसे लेके आओ, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 8.85 × 2 × 10⁻14 बटा में इसको लिख दिया मैंने 3, बाद में इधर कर दो तो 10 कर दिया, 2 तो ये एक 0 इधर आ गया, और 10 की पावर कितना कर दिया, -3, तो सेम कहानी बचेगी, और 4 × 10⁻3, 10 में से 4 या कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो ये हो जाएगा 8.85 × 2 × 10⁻14 और बटा में हो जाएगा 6 × 10⁻3, -3 से ये जाएगा -11 बार, 6 से जाएगा ये कितनी बार, 3 बार, 3 का 8.8 में 5 में भाग दोगे तो आपके पास मिलेगा 3 × 6 और 2 बच गए, 2 पॉइंट, फिर यहाँ पे 28 हो जाएगा जो कि 9 बचेगा, फिर 1 बच गया तो ये 5 हो गया, गुणा 10⁻11, और ये किसके अंदर आ गया, फेरेड के अंदर। तो ये इसकी जो वैल्यू है धारिता की
वो आ जाएगी 2.95 गुणा 10 की पावर -11, या फिर इसको 11 इस तरह से लिखते हो तो 29.5 गुणा 10 की पावर -12 होता है, और -12 को लिखते हैं अपन क्या लिखते हैं, पिको फेरेड लिखते हैं। ये भी इसका आप शॉर्ट में लिख सकते हो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य दूरी 1 mm है और संधारित्र को 120 वोल्ट की बैटरी से संयोजित करने पर 0.12 माइक्रोकूलम आवेश संचित होता है। प्लेटों के मध्य भरे पदार्थ का परावर्तन ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा है, इसने पूछा है एप्सिलॉन आर की वैल्यू पूछी, हमने वो धारिता भी नहीं दी हुई, तो क्या दिया हुआ है 120 वोल्ट दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, बीच की दूरी 1 mm दिया हुआ है और परावर्तन एप्सिलॉन आर की वैल्यू पूछी है। तो ये कैसे करते हैं, देखिए जो अपने को दिया हुआ है वो देख लो, सॉल्यूशन गिवन मतलब दिया हुआ प्लेटों के मध्य दूरी कितनी दे रखी है, मध्य दूरी दे रखी है आपको 1 mm दे रखी है। 1 mm का मतलब 1 गुणा 10 की पावर -3 मीटर, ठीक है। आवेश दे रखा है, आवेश Q का मान है वो दे रखा है 0.12 माइक्रोकूलम, और वोल्टेज इसको चेंज करते हैं तो 0.12 गुणा 10 की पावर -6 कूलम हो जाएगा। और फिर वोल्टेज वोल्टता कितनी दे रखी है, वोल्टता दे रखी है आपको V बराबर 120 वोल्ट दे रखा है। आपको परावर्तन की वैल्यू पूछी है, एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू पूछी है वो देखते हैं कितनी होगी। अच्छा इसका एक और दे रखा है, जो क्षेत्रफल है वो दे रखा है 100 वर्ग सेंटीमीटर। एक मिनट भूल गया, ये जो क्षेत्रफल है वो दे रखा है 100 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो क्षेत्रफल ए का जो मान है वो है 100 वर्ग सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, 100 गुणा 10 की पावर -4 हो जाएगा, सेंटीमीटर -2 होता है तो स्क्वायर करोगे -4 हो जाएगा, तो ये 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल कहानी। अब देखिए यहाँ पर अपने को चूंकि धारिता क्या होती है, धारिता C बराबर V, इसमें एप्सिलॉन आर की वैल्यू पूछी है, Q बटा में क्या होता है V होता है, ठीक है भाई। अपने Q दिया हुआ है, V दिया हुआ है, और इसी का जो मान है वो कितना होता है एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R A/D, ये पढ़ा है। तो अपने को C का तो मान दिया हुआ नहीं है, खाली इन दोनों का मान दिया हुआ है, इन दोनों से एप्सिलॉन आर की वैल्यू का नहीं मकसद दिया हुआ, फॉर्मूले पुट करना है अपने को। Q बटा V बराबर एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R A बटा में D। Q का मान है 0.12 गुणा 10 की पावर -6 और V का मान 120 दे रखा है, बराबर एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 गुणा 10 की पावर -12 होता है। एप्सिलॉन R की वैल्यू पूछी है, A का मान 10 गुणा देखो 10 की पावर -2 दिया हुआ है, और D का मान कितना दिया, 1 गुणा 10 की पावर -3, तो ये -3, तो यहाँ से हटाइए तो ये 2 तो कट जाएगा, एक यहाँ से जाएगा तो -11 बचेगा। एप्सिलॉन आर की वैल्यू इसमें ये किसमें है, आपके गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। 0.12 गुणा 10 की पावर -6 बटा 120 गुणा 8.85 गुणा 10 की पावर -11, ये पढ़े। अब देखिए इसको काटते हैं कि कैसे होगा। इसमें से अपन क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं और नीचे क्या लिख दिया अपन ने 100 लिख दिया, तो 12 से क्या हो जाएगा 12, ये 10 बार जाएगा तो ये 1000 ये किसका है आपके पास -11 है, तो ये ऊपर तो बचेगा 10 की पावर -6 बटा यहाँ बचेगा 8.85 गुणा 10 की पावर ये -11 और 3 ये है, तो ये प्लस ये कम हो जाएगा, तो 11 में से 3 जाएगा तो -8 बचेगा, तो ये ऊपर जाके प्लस का हो गया, तो 10 की पावर 2 बटा के अंदर 8.85 बचेगा, तो इसको लिख दिया मैंने 100 और 8.85, ठीक है। अब अगर 100 के अंदर या 10 में अगर भाग देते हैं किसके अंदर जाएगा
इसका 8.85 का लगभग 9 के समथिंग है, तो ये जाएगा 1 बार, फिर आपके पास 11 पॉइंट समथिंग आएगा ये, ठीक है। इसका एग्जैक्ट वैल्यू है, इसकी वैल्यू है 11.3 आएगी। तो इसका जो प्राइमरी एग्जाम पूछा गया था एप्सिलॉन आर की वैल्यू, वो आया अपने पास 11.3। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये ध्यान रखना, यूनिटलेस होती है एप्सिलॉन आर, ठीक है। देखिए अपने पास नई हेडिंग है गोलीय संधारित्र की धारिता। अब ये गोलीय संधारित्र होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। अगर आपसे गोलीय पूछा जाए कि भाई गोलीय संधारित्र को परिभाषित कीजिए, तो आप कैसे बताओगे। तो देखिए ये क्या होते हैं कि दो सकेंद्रीय गोले होते हैं जो कि लगभग समान आकार के होते हैं। समान आकार मतलब त्रिज्या में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, थोड़ा बहुत फर्क होता है। लगभग समान आकार के दो सकेंद्रीय गोले होते हैं, ठीक है। उन पर क्या होता है, समान और विपरीत प्रकृति के आवेश दिए जाते हैं। जो भी वो इस प्रकार से जो युक्ति बनेगी उसको क्या बोलेंगे, गोलीय संधारित्र। तो इसमें मैं लिख देता हूँ इसकी परिभाषा, परस्पर समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेशों से युक्त लगभग समान आकार के दो सकेंद्रीय गोलों से बनी युक्ति गोलीय संधारित्र कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे परस्पर समान और विपरीत प्रकृति, मतलब एक को क्यू दे रहे हो, दूसरे को क्या देना पड़ेगा, -q, और उससे युक्त लगभग समान आकार। लगभग समान आकार मतलब दो सकेंद्रीय गोलों से, दो सकेंद्रीय एक गोले के अंदर दूसरा गोला सेट करना है, और लगभग समान, थोड़ा सा गैप रखना। ज्यादा गैप रखने से वो संधारित्र नहीं बनेगा। क्यों, d की वैल्यू कम होती है, क्या हो जाता है, संधारित्र बढ़ जाता है। d की वैल्यू अपने को सबसे कम रखनी है, से युक्ति जो होगी वो संधारित्र कहलाती है। इसके लिए परिभाषा होगी। अब ये कैसे होगी, मान लीजिए आपके पास यहां पे एक ये है गोला, और दूसरा है, इसका जो केंद्र है वो दोनों का सेम, ये आपके पास A है और ये आपके पास B गोला है। यहाँ पे +-q आवेश दिया जाता है, तो -q आवेश दिया जाता है, तो ये माइनस इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है, ऐसे माइनस हो जाएगा। ये है आपके पास A गोला। अब इसको इसके ऊपर माइनस दिया जाता है, तो क्या होगा, इसके प्रेरण के कारण जो इस A गोले का जो अंदर का भाग होगा वो प्लस का हो जाएगा। इन दोनों के बीच में क्या होगा, प्रेरण। प्रेरण क्या होता है, आपको जब भी कोई सामान आवेशित और अनावेशित वस्तु को पास में रखते हैं, तो दूसरी जो वस्तु होती है उसमें प्रेरित आवेश होते हैं और प्रकृति क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है। तो यहाँ पे प्लस का आवेश आ गया। अब जो यहाँ इसको भू संपर्कित कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है, अगर इस अंदर की सतह पर प्लस आ गया तो बाहर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब जैसे बाहर की सतह पर माइनस हो गया तो अपने को तो प्लस और माइनस दो आवेश चाहिए, माइनस नहीं चाहिए। तो माइनस नहीं चाहिए तो अपन क्या कर देते हैं, इसको भू संपर्कित मतलब अर्थिंग कर देते हैं। इसका अर्थिंग करने से जो माइनस जो चार्ज है वो पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर जो A गोला है इसकी जो त्रिज्या है वो है r1 और जो B गोला है उसकी त्रिज्या है आपके पास r2 दे रखा है, ठीक है। अब इसके कारण कितनी धारिता होगी वो बताते हैं। अब इसकी जो आप वो एग्जाम में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, तो इसकी पूरी लिखनी पड़ेगी कि ये क्या क्या किया, आपके पास क्या है क्या नहीं है। तो
तो माना 2 सेकेंड लिए गोले ए तथा बी जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः ए की कितनी दे रखी है R1 और बी की कितनी दे रखी है R2 दे रखी है R2 है। अब क्या करते हैं, अब और क्या क्या किया अपन ने, बी को -q आवेश दिया है। जब बी गोले को -q आवेश दिया जाता है तो प्रेरण के कारण ए गोले की आंतरिक सतह पर +q आवेश आ जाता है। जबकि बाहरी सतह पर ऋण आवेश आ जाता है जिसे भूसंपर्कित कर दिया जाता है। ये तो इसकी हो गई लैंग्वेज, भूसंपर्कित कर दिया। अब देखिए अपने को इस बी पर विभव की गणना करनी है, तो बी गोले पर विभव वो कितना होगा, वी बी दे देता हूं, ठीक है। और आवेश कितना दे रखा है, -q दे रखा है, k q अपॉन r होता है, तो माइनस का k q अपॉन r की जगह कितना दे रखा है आपको, r2 दे रखा है। समीकरण नंबर कितनी कर दी अपन ने, ए गोले मतलब यहां यूं कहो कि बी गोले के कारण ए की आंतरिक सतह पर विभव, और वो दे दिया मैंने वी वी डैश। अच्छा, इसमें कितना आवेश है, प्लस का क्यू है, तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन ये जो बीच की दूरी है वो कितनी दे रखी है आपको, इसके ये केंद्र और इसके बीच है, ये दे रखा है R2 दे रखा है, सॉरी R1 दे रखा है, तो ये R1, ये समीकरण नंबर 2। अब देखते हैं इन दोनों के बीच में विभवांतर कितना होता है। बी गोले पर अपने को टोटल विभव चाहिए, तो कितना होगा, बी गोले पर कुल विभव, और कुल विभव को अपन V से लिख देते हैं, एक VB प्लस VB डैश, दो दिया हुआ है, इससे कर देते हैं। तो V का मान ये हो जाएगा, VB का मान है माइनस का KQ बटा में R2 और ये प्लस का KQ बटा में R1। तो मैंने KQ को बाहर ले लिया, 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2, ये कर दिया माइनस का, इसको मैंने बाद में लिख दिया। तो V का मान KQ, यहाँ से एलसीएम लोगे तो R1 R2 आ जाएगा, R2 माइनस R1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए R2 माइनस R1, ज्यादा दूरी कौन सी, R2 ज्यादा है कि R1 ज्यादा, R1 ज्यादा है, तो R1 यहाँ से घट रही है, तो क्या होगा, ऋणात्मक आएगा, इसका मान ऋणात्मक आएगा। तो मैंने V बराबर माइनस को बाहर लेके ऐसे कर दिया, माइनस का KQ R1 माइनस R2 बटा में R1 R2, और ये समीकरण नंबर दे दी मैंने 3, सिंपल। अब यह है B पर कुल विभव है। अगर A तथा B के मध्य पूछे जाए ना, A तथा B के मध्य विभवांतर की बात करता है, विभवांतर आता है आपके पास VAB से, और ये क्या हो जाता है VA माइनस, और ये क्या हो गया VB हो गया, भाई यही तो होता है विभवांतर VAB। तो A का मान है, एक देखो ये भू संपर्कित किया हुआ है, तो वो संपर्कित होता है तो उस पर चार्ज 0 हो जाता है, चार्ज 0 होगा तो अब ये विभव भी 0 हो जाएगा। तो जो VAB बराबर विभव का मान तो 0 माइनस VB का मान कितना दे रखा आपको, माइनस का KQ, और यहाँ दे रखा R1 माइनस R2 अपॉन में R1 R2 दे रखा है। तो अब जैसे माइनस माइनस देखेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो VAB का मान कितना आ जाएगा, KQ
और ये R1 माइनस R2 बटा में R1 R2, ये आ गया VAB। VAB क्यों निकाला? क्योंकि अपने इन दोनों के बीच में विभवांतर चाहिए। विभवांतर से क्या करते हैं अपन, ये इसकी वैल्यू निकालते हैं, किसकी? धारिता की। तो देखिए, क्योंकि धारिता C बराबर क्या होगा, Q बटा VAB आएगा, ठीक है। तो C बराबर Q, VAB का मान है अपने पास KQ और R1 माइनस R2 अपॉन में R1 R2, तो Q से Q मिल जाएगा कैंसिल। तो C बराबर में 1 बाई ये R1 R2 पर चला जाएगा, R1 R2 अपॉन K R1 माइनस का R2, ये C का मान है। अब देखिए इसके अंदर कुछ चेंज करते हैं, क्या क्या होगा। 1 बाई K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1 बाई K करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो जो C का मान आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन में R1 माइनस R2। ये आ गया गोलीय संधारित्र के कारण धारिता का मान आ गया, ठीक है। आपके पास C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2 है। यदि ऐसे कर दिया जाए, R1 का तो मान कर दिया अनंत, अनंत का मतलब बहुत ज्यादा, और R2 का मान कर दिया मैंने R, ठीक है। तो कितना होगा, तो ये होगा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और यहाँ है R2 अपॉन, अब देखिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ से R1 को कॉमन ले लिया जाए तो ये बचेगा 1 माइनस R2 अपॉन R1, सिंपल, R1 से R1 कैंसिल, ठीक है। अब जो बचा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 अपॉन 1 माइनस R2 बटा R1। अब जो R1 का मान अनंत रखा हो, R2 का मान R रखने पर, तो C का मान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R बटा में 1 माइनस 1 बटा अनंत कितना होता है, R2 बटा अनंत कितना होता है, 0 होता है। तो ये अपने मिला 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। ये कुछ जाना पहचाना से फॉर्मूला है जो अपन ने पढ़ा था कि विलगित निकाय के कारण जो धारिता होती है वो कितनी होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होती है। कब होती है, अब ये R1 का मान अनंत करने पर मतलब बाहर जो भाग है वो कितना हो जाए, अनंत पर हो जाए, और अंदर वाला भाग है वो किस पर हो जाए, R पर हो जाए। इसका मतलब पृथ्वी के कारण अपन ने देखा था वो कितना विलगित निकाय के कारण, बाहर वाला कोई भाग नहीं दिख रहा, मतलब ये जो बाहर का जो R1 का मान है वो एक यूनिवर्स बन जाए, ये एक अंदर एक टाइप का गोला है, तो इसकी जो धारिता होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाएगी, ठीक है। आगे है आपके पास संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन, अब संयोजन का मतलब जोड़ना। तो आपने 10वीं के अंदर पढ़ा था कि श्रेणीक्रम संयोजन प्रतिरोधों का और समांतर क्रम संयोजन। वैसे यहाँ पे क्या होगा, संधारित्रों का संयोजन होगा, श्रेणीक्रम और समांतर क्रम। तो ये क्या होगा, परिपथ में जोड़ना ही क्या कहलाता है, संयोजन कहलाता है। तो ये दो प्रकार का होता है, पहला है आपके पास श्रेणीक्रम संयोजन, श्रेणीक्रम संयोजन, ठीक है। अब श्रेणीक्रम संयोजन के अंदर करना क्या है, तो आपको मैं डायग्राम बनाता हूं, उससे आप क्या हो जाएगी, इसकी परिभाषा समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे मान लीजिए ये 3 संधारित्र, एक V वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। इसका जो चार्ज है वो दे रखा है, देखो यहाँ से जो धारा जाएगी, यहाँ से करंट आई जाएगी, इसकी धारिता है वो C1, इसकी धारिता C2, इसकी धारिता कितनी है C3। इस पर जो वोल्टेज है V1 V2 और ये आपके पास V3। अच्छा, इस कंडीशन के अंदर ये जो चार्ज है इस प्लेट पर वो प्लस का क्यू हो जाएगा, माइनस का क्यू, प्लस का क्यू और माइनस का क्यू, यहाँ पे प्लस का क्यू माइनस का क्यू, जो बीच की दूरी है वो दे रखी है आपको डी दे रखी है, जो भी है। अब देखिए यहाँ श्रेणीक्रम संयोजन के अंदर क्या देखा, ये 3 संधारित्र।
अब ये पहले संधारित्र की पहली प्लेट किससे जुड़ी हुई है? बैटरी के धन सिरे से। पहले संधारित्र की पहली प्लेट बैटरी के धन सिरे से, और पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट ये रही, और दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हुई है। इसी प्रकार से अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? समांतर क्रम संयोजन। तो इसकी अगर परिभाषा लिखें तो कैसे आएगा? संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले संधारित्र की धन प्लेट बैटरी के धन सिरे से, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से इस प्रकार अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दी जाए तो इसे श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। ये तो होगी इसकी परिभाषा, ठीक है। अगर इसकी एक सिंपल सी परिभाषा एक और होती है। आप देखिए सिंपल सी परिभाषा क्या है? इसमें आवेश क्या सब में सेम है, +2 -2, लेकिन विभव क्या? V1 C1 V1 V2 V3। इसमें ऐसा भी कह सकते हैं संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें आवेश का मान, प्रत्येक प्लेट पर आवेश का मान समान रहता है किंतु विभव का मान अलग अलग होता है। तो यह भी परिभाषा हो सकती है। दूसरी परिभाषा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, संधारित्रों का ऐसा संयोजन, अथवा लगा के, जो अच्छी लगे वो याद कर लेना। संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्लेट पर आवेश का मान समान किंतु विभव का मान अलग अलग होता है। संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन कहलाता है, ठीक है। ये इसकी परिभाषा।